नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मणिभाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम इस वीडियो में इतिहास का 11वां पाठ प्राचीन भारत और विश्व यह देखेंगे। इस पाठ में कुल 2 मुद्दे हैं। पहला है भारत और पश्चिमी देश, दूसरा है भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देश। चलिए देखते हैं पहला मुद्दा, भारत और पश्चिमी देश। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रस्थापित किए थे। तभी से भारत का बाहरी विश्व से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों में हुआ था। ईरानी साम्राज्य के कालखंड में भी भारत का पश्चिमी विश्व से संपर्क बढ़ने लगा। उस समय के यूनानी इतिहासकारों की भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई थी। भारत के विषय में उन्होंने जो लेखन किया उसके द्वारा पश्चिमी देशों को भारत का परिचय हुआ। कालांतर में जिस मार्ग से सिकंदर भारत आया वे मार्ग भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार के लिए खुल गए। कुषाण के कार्यकाल में ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ। उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली में मुख्य रूप में गौतम बुद्ध की मूर्तियां गढ़ी गई। ये मूर्तियां प्रमुखतः अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गई। अतः इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियों के चेहरे के आकार प्रकार यूनानी चेहरे से मिलते जुलते हैं। भारत में प्रारंभिक सिक्के भी यूनानी सिक्कों के आधार पर ढाले गए थे। ईस्वी सन पहली दूसरी शताब्दी के कालखंड में भारत और रोम के बीच का व्यापार समृद्ध हुआ। इस व्यापार में दक्षिण भारत के बंदरगाहों का बहुत बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुए उत्खनन में कांस्य धातु से बनी कुछ वस्तुएं पाई गई। वे वस्तुएं रोमन बनावट की है। तमिलनाडु के अरिकामेडु नामक स्थान पर हुए उत्खनन में भी रोमन बनावट की अनेक वस्तु पाई गई। ये दोनों स्थान भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। तत्कालीन साहित्य में ऐसे अनेक व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस व्यापार में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह का बहुत बड़ा महत्व था। अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया तक ले जाते थे। वहां से वह माल यूरोप के देशों में जाता था। अरब लोगों ने भारतीय वस्तुओं के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी यूरोप तक पहुंचाया। गणित की शून्य की संकल्पना भारत का विश्व को दिया हुआ एक वरदान ही है। अरब लोगों ने इस संकल्पना का परिचय पश्चिमी यूरोप से कराया। चलिए दूसरा मुद्दा देखते हैं, भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देश। एशिया के अनेक देशों पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। देखते हैं श्रीलंका पर पड़ा हुआ प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इन दोनों के नामों का उल्लेख श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष की टहनी ले आई थी। श्रीलंका के अनुराधपुर में बोधि वृक्ष है और वहाँ की परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि वह बोधि वृक्ष इस टहनी से बड़ा हुआ है। श्रीलंका के मोती तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भारत में बड़ी मात्रा में मांग थी। वहाँ के सिगरिया नामक स्थान पर ईसा 5वीं शताब्दी के कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई थी। उन गुफाओं के भित्त चित्रों की शैली अजिंठा की चित्रशैली के साथ साम्य दर्शाती है। श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। चीन और अन्य देश। प्राचीन समय से भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित हुए थे। सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्र को भारत में चिनांगशुक कहते थे। भारत में चिनांगशुक की बड़ी मांग थी। प्राचीन भारत के व्यापारी यह चिनांगशुक पश्चिमी देश में बेचते थे।
यह व्यापार सड़क मार्ग से होता है। इस मार्ग को रेशम मार्ग भी कहते हैं। भारत के कुछ प्राचीन स्थान इस रेशम मार्ग से जोड़े गए थे। उनमें महाराष्ट्र के समीप मुंबई का नाला सोपारा एक स्थान था। भारत के बौद्ध भिक्खु फाहियान और युआन श्वांग भी रेशम मार्ग से ही आए थे। ईस्वी सन प्रथम शताब्दी का चीनी सम्राट मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्खु धर्मरक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। उन्होंने अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसके पश्चात चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म जापान, कोरिया और वियतनाम देशों में भी पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश। कंबोडिया देश के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में हुई। चीनी परंपरा के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि फुनान की स्थापना कौंडिन्य नामक भारतीय ने की थी। फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उस कालखंड का एक उकेरा हुआ शिलालेख उपलब्ध है। यह शिलालेख संस्कृत में है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय वंश के लोगों के छोटे राज्य उदित हुए थे। इन राज्यों के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में होता रहा। दक्षिण पूर्व एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य एवं नाट्य लोकप्रिय है। दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में पहुंच गया। कालांतर में शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण हुआ। इस वर्ष हमने ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की। अगले वर्ष हम ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कालखंड के इतिहास को मध्ययुगीन इतिहास कहते हैं। इस प्रकार हमारा इतिहास का आखिरी अध्याय समाप्त होता है। इस चैप्टर पे हम विस्तार में चर्चा अपनी गूगल मीट में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।